ये कहावत बिल्कुल सही है कि एक माँ अपने 4-5 बच्चे पाल लेती, लेकिन वो 4-5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। तो ये जो बढ़ापा होता है ना, ये बड़ा कठिन होता है। तो मैं ये चाहता था कि उनको अच्छी एक जगह पे उनको रख के अच्छा बेंगलो वगैरह लेके 500,000 गज का, तो उसमें उनको रखूं। अच्छा, आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पे आपने कम्युनिटी की कैद रखी हुई है या नहीं किसी भी नहीं, कम्युनिटी का कोई भी यहाँ पर आ देखें सकता कि हमारे पास हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और अभी इसमें सिख नहीं आए, बाकी सारे हमारे में कम्युनिटी के लोग हैं। है? यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे रहने के लिए जितने भी बुजुर्ग आते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटेट आप लोग करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दे रहे हैं? प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप लोग कोई वेरिफिकेशन करते हैं किसी पेशेंट की, या किस तरह से जो है ना यहाँ पे वो कोई अप्लाई करना चाहे, किसी के घर वाले चाहें यहाँ पे किसी को भेजना, तो उसका तरीकेकार क्या होता है? आप लोगों की तरफ से क्या चीजें वेरीफाई की जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे अक्सर आपको वो लोग मिलेंगे जिनके अपने उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो तादाद होती है वो बूढ़े माँ बाप की होती है। ये वही माँ बाप हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलादों के नाम कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में 4 औलादें मिलकर भी एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकती। इस वक्त मैं जेकब जावेद वेलफेयर ट्रस्ट में मौजूद हूँ, और यहाँ पे कितने ही ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने औलादों से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, और यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे कितने ओल्ड एज होम है जहाँ पे आपको इस तरह के लावारिस लोग मिलेंगे। कहने को लावारिस है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वारिस मौजूद होते हुए उनको लावारिस कहना पड़ता है। आइए आपको चल के मिलवाते हैं उन लोगों से, उन माओं से जो अपनी औलाद के होते हुए यहाँ पे घर वालों के बगैर, अपनी औलादों के बगैर, अपने घर से दूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और किस तरह से रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ जेकब जावेद सर मौजूद हैं, और इनका ये ख्वाब था कि कुछ ऐसा करें ज़िंदगी में कि लोगों की इंसानियत की खिदमत कर सकें, और ये ख्वाब इन्होंने पूरा किया। आज तकरीबन भी 22 लोगों की खिदमत ये कर रहे हैं। सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ और कौन कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, शुक्रिया। सर, आपकी ख्वाहिश थी कि आप एक दिन ऐसा कुछ करें कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें, और आज काफ़ी हद तक वो पूरी हुई है। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे ये शौक़ बना, कैसे ये ख्वाहिश बनी? क्योंकि आजकल के दौर में तो लोग किसी के बारे में नहीं सोचते। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त जेकब जावेद, जेकब जावेद वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये मैं अपने आप को वो नहीं कहता, ये अल्लाह ताला जिसको भी किसी को चुन लेता है, तो ये एजाज़ मेरे को अल्लाह ताला ने दिया है। तो उसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने जो मेरी बाकी मादा ज़िंदगी है वो इस नेक काम के लिए वो मेरे को मखसूस किया है। जैसे हमारे हीरो थे अब्दुस तारीकी साहब, तो उनको भी अल्लाह ताला ने दुनिया में तो पाकिस्तान की कितनी करोड़ों की आबादी है, लेकिन जो वेलफेयर के बंदे होते हैं वो मखसूस चंद लोग मखसूस हैं। तो इसमें वो भी, मैं भी उनमें मखसूस लोग में शामिल हो गया हूँ। तो मेरे को फ़ख्र है, खुशी है, जो मैं इंसानी खिदमत कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। ये कैसे ये सोचा था कि मैं एक ओल्ड एज होम खोलूं, और वहाँ पे वो लोग जिनके अपने उनका ख्याल नहीं रखते, जिनके अपने उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, उनकी केयर नहीं कर पाते, उनको संभाल नहीं पाते, उन लोगों को अपनाऊं और अपने घर में रख के उनका ख्याल रखूं। देखिए, मैं 27 साल से जो है ना पेशेंट केयर का काम कर रहा हूँ। लोगों की जो हम घरों में नर्स, डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट वगैरह भेजते हैं, अभी भी भेजते हैं, पहले भी भेजते थे। तो वो लोगों को, हर लोगों को यही शिकायत रहती थी, यार ये वो टाइम से नहीं आ रही, ये सही तरीके से खिदमत नहीं कर पा रही, ये ऐसे करती है नर्स है या मेल नर्स है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो फिर मेरे को ये तकलीफ होती थी, यार ये क्यों नहीं वहाँ पे दिलजोई से काम कर रहे, खिदमत समझ के क्यों नहीं कर रहे, ये कमर्शियल क्यों उसको काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला जब भी अल्लाह ताला मेरे को मौका दे, मैं अपने हाथों से जो है ना अपनी सुपरविजन में ये काम करूँगा। तो वहाँ पे तो वो हम किसी के घर पे भी एंट्री नहीं होती है। अभी किसी किसी की वालदा के लिए हमारे से किसी ने लिया, तो हमारा काम है जो उसको नर्स को हायर किया, तो हम वापस आ गए। तो उससे हमारा मिलना करना या मेल के पास जाना बार बार, उसको रोज़ सर ये कैसा काम कर रहा है, ये करना है, वो टेलीफोन पे हम लेते थे, तो उसको फिज़िकल तौर पे हम नहीं वहाँ पे जाके ये चीज़ें देख सकते थे। तो इसलिए मैंने बोला जब भी अल्लाह ताला मेरे को मौका देगा तो मैं ये अपने हाथों से, तो अभी ये मेरी सुपरविजन पे है। मैं सुबह उठता हूँ,
नाश्ते में साथ उनके वो पूछता हूँ क्या खाना है, उसके मुताबिक फिर दोपहर का मेन्यू बनाते हैं हम लोग। तो फिर इसी तरह रात का मेन्यू बनता है। तो फिर इस तरीके से हम जो है उनसे कुछ पूछते हैं, कोई मेडिसिन चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए ताकि उनके अगर बच्चे बच्चियाँ नहीं इस टाइम मौजूद हैं, पता नहीं क्या क्या मजबूरियाँ लोगों की, तो वो छोड़ के गए हैं हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से, चलो यार उनका बच्चा बेटा है या भाई समझ के, तो मैं उनका अगर कोई काम उनके आ सकता हूँ तो मेरे लिए खुश नसीबी है ये। इस काम में और कौन-कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है? और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, जितने भी बुज़ुर्ग आते हैं, उनको क्या-क्या फैसिलिटेट आप लोग करते हैं? क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रहे हैं पेशेंट्स को? देखिए सबसे फ़र्स्ट ऑल तो ये था, मैं यही चाहता था जो अभी किसी भी इलाके से कोई गरीब है या अमीर है या किसी भी हाल में है, तो ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये बड़ा कठिन होता है। तो मैं ये चाहता था कि उनको अच्छी एक जगह पे तो उनको रख के अच्छे बंगलो वगैरह लेके 500,000 गज का, तो उसमें उनको रखूँ। अगर मैं ये चीज़ कुरंगी में खोल लेता तो उसमें कम पैसों में मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ें कभी बिजली का मसला, कभी पानी का मसला। तो एक आदमी की ख्वाहिश होती है कराची में, मैं समझता हूँ सबसे जो अच्छा इलाका है वो डिफेंस, इससे बढ़ के तो ऊपर जन्नत ही है, मैं समझ रहा हूँ। तो हमने इनको यहाँ फिलिस्टेट किया, यहाँ पे हमने इसको उनको यहाँ पे लेके आ रहे। अभी जो भी आते हैं बहन भाई, उनका लवाकिन भी वो खुश होते हैं, यार आपने हमारे माँ बाप को, चाहे वो नाजमाबाद से है चाहे वो तालुके से है, तो हम वो बोलते हैं यार आपने हमें बड़ा अच्छा हमारे पेशेंट को रखा हुआ है। तो उसके लिए हमारे जो रज़ाकार हैं, मेल हैं फीमेल, तो बड़ी अच्छी रात दिन तो बहुत दौड़ कर रहे हैं, उनकी खिदमत में मामूर है, जो फिर इनके लिए कुक रखा हुआ है जो इनके मुख्तलिफ डिशें बनाता है, इनके लिए खाना अच्छे से बना के दे रहा होता है। तो ये तरीका हम कोशिश कर रहे हैं जी तीनों टाइम। मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या-क्या यहाँ पे अवेलेबल होती हैं? मेडिकल में ये फर्स्ट एड वगैरह होती है और डॉक्टर विजिट होता है, और कभी खुदा न खास्ता किसी को लूज मोशन हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो बीपी हो जाता है, तो उसकी सारी मेडिसिन हमारे पास और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद हैं, जो हम उनको फौरी तौर पे वो ये फर्स्ट एड दे देते हैं। अगर कुछ किसी की ज़्यादा तबीयत होती है तो फिर हम घर वालों को बोलते हैं इसको अगर आपने दाखिल करवाना है या इसका ऑपरेशन करवाना है या कोई और डिज़ीज़ है तो फिर आप हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए इसको। अच्छा, आप एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पे आपने कम्युनिटी की कैद रखी हुई है या नहीं किसी भी नहीं, कम्युनिटी का कोई भी यहाँ पर आ देखिए सकता है? इंसानियत जो है, इंसानियत यही दर्स हमें देती है। तो उसमें हम मज़हब अगर रखेंगे तो फिर वो तो वो इंसानियत की हम खिदमत नहीं कर रहे। तो हम तो इसमें हमारे पास हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और अभी इसमें सिख नहीं आए, बाकी सारे हमारे में कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप लोग कोई वेरिफ़िकेशन करते हैं किसी पेशेंट की, या किस तरह से जो है ना यहाँ पे वो कोई अप्लाई करना चाहे, किसी के घर वाले चाहें यहाँ पे किसी को भेजना, तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? आप लोगों की तरफ से क्या चीज़ें वेरीफ़ाई की जाती हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम उनको एक फ़ॉर्म प्रोफ़ार्मा हमारा बना हुआ है, तो हम जो पेशेंट होता है या बुज़ुर्ग होता है तो उसका एनआईसी, उसकी फ़ोटो ले लेते हैं, और उसको जो एडमिट करवाने के लिए आ रहा था उसका हम उसका एनआईसी वगैरह, फिर 2 रेफ़रेंस हमें चाहिए होती है, फ़ोन नंबर उनके चाहिए जब इन केस कभी कोई इमरजेंसी हो ताकि हम उनको बता सकें। और एक लेटर होता है थाने से वेरिफ़िकेशन का, ताकि हालात सही नहीं है, ताकि कल को 19-20 हो जाती है, किसी की एफआईआर कटी है तो एफआईआर तो किसी टाइम भी वो पुट अप की जाती है, तो ऐसा नहीं हो ये कोई क्रिमिनल औरत हो या बंदा हो उसकी एफआईआर कटी है तो वो बाद में आ जाए बोले जी ये आपने इधर कुछ छुपा के रखा हुआ है। हुँ। तो ऐसे उसके लिए वो हम उसको देते हैं लेटर, हमें थाने से वेरिफिकेशन करके दो। सही, ये प्रोसेस तरीक़ेकार होता हाँ, है। प्रॉपर तरीके का। और अगला जो है वो किस तरह से आप तक पहुंच सकता है, किस तरह से आ सकता है? और कोई इस तरह की वेरिफिकेशन नहीं होती कि भाई फैमिली बैकग्राउंड पे है या नहीं है? कोई ऐसा इंसान जो यहाँ कराची में मौजूद हो उसकी सरपरस्ती में ही पेशेंट को लेंगे, या कोई अगर बाहर भी कुछ लोग होते हैं जिनके अपने यहाँ पे अकेले होते हैं तो वो भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं? हाँ, वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रेफरेंस जो है ना हम लेते हैं। कोई भी बंदा होता है हम रेफरेंस लेते हैं, हम बड़ा क्योंकि अभी अब्दुल सारिदी की तरह या चीफा साहब की तरह बहुत बड़ा तनजीम नहीं है, तो अल्लाह ना करे कोई मसला मिसाल हो जाता है तो फिर हमारे ऊपर वो आ जाता है जी आपने वो खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो फिर हम नहीं लेते, जो जैसे लावारिस लोग होते हैं, तो अभी हम इस स्टेज पे नहीं है तो हम उनको नहीं मतलब वो एडमिट करते। हम उनको एडमिट करते हैं जिनके लवाकिन बाकायदा वो ज़िंदा है, ये हमारे पास वो एनआईसी देते हैं। अगर कोई बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं डेली, यार वो मेरे आगे पीछे नहीं है कोई भी तो आप मेरे को दे दे, तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, कोई पता नहीं है ज़िंदगी मौत का,
लेकिन हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसको हम डेड बॉडी कहाँ लेके जाएंगे, वो तो फिर वो कब्रिस्तान वाले भी पूछते हैं जी ये कहाँ पैदा हुआ था, और ये पंजाब का शनाख्ती कार्ड है, उसको वहाँ पहुँचाएँ, ये वो तो इसलिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमने वो जो उसके लवाकिन है, जो उसके रिश्तेदार है, जो गार्डियन है, तो कम से कम एक दो नहीं हो तो एक हो, ताकि हम उसको जो एडमिट करते हैं। अच्छा जेकब साहब, एक चीज़ मैं और भी जगहों पर गई हूँ ओल्ड एज होम में, मैंने देखी है कि जो लोग अपनों को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं वो सालों सालों तक पलट के खबर नहीं लेते। क्या यहाँ पर भी आपने ये चीज़ देखी, या ऐसा वाकई में यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने माँ को, बाप को, अपनी बहनों को, सगे रिश्तों को छोड़ देते हैं और पूछते नहीं हैं? हाँ, ये तो सब जगह, सब ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज का होम का मकसद ही यही है। तो लोग अपना जो, क्या मैं बोलूँ, लफ्ज़ कड़क बोलूँगा, सख्त बोलूँगा, अपनी मुसीबत जो अपने वो बोलते हैं जी हमने गले से उतार के जेकर साहब के स्पुर्द कर दी, तो वो फिर इधर आने का अगर वो पूछेंगे तो वो फिर उनके साथ वापस जाने की कोशिश करें, तो इसलिए वो बोलते हैं जी इधर ही वो रहें, तो जेकब साहब जाने फिर आप जाने या उसका स्टाफ जाने। मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता बुढ़ापे में अपने माँ बाप की? तो हालांकि ये मेरा सबसे यही मशवरा है बहन भाइयों को और बच्चियों को, बहुओं को, अपने उनके टाइम स्पेंड करें और उनको टाइम दिया करें, और उनकी जो बरकतें हैं वो आप बुढ़ापे की, तो उनके माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो वो अपनी बरकतें उनसे हासिल करें। अभी वो नहीं हासिल कर रहे तो फिर हम वो बटोर रहे होते हैं, उनकी खिदमत हम कर रहे होते हैं, तो वो हमें दुआएं दे रहे होते हैं, हालांकि ये उनके बच्चों का काम है। तो बिल्कुल। उनके पास टाइम ही नहीं है, लोगों के पास बड़ी वो ये, हालांकि बाहर के मुल्कों में होता था पहले ज़माने में, यूरोप में, अमेरिका में, तो अब पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा जाती रहती है, कितने ओल्ड होम भरे ही जा रहे हैं, भरे जा रहे बिल्कुल हैं, ऐसे बढ़ते ही जा है। रहे हैं। तो जगह कम पड़ती है, अभी हमारे पास भी जगह कम पड़ती जा रही है, अभी 1-2 महीने में ये भी फुल हो जाएगा, फिर लोग और देखें कहीं और जगह एडमिशन करवाने के लिए सोचेंगे, वैसे होता है। मतलब वो ये कहावत बिल्कुल सही है कि एक माँ अपने 4-5 बच्चे पाल हाँ, लेती, लेकिन वो 4-5 बच्चे मिलकर एक एक माँ माँ को को नहीं नहीं पाल पाल सकते। सकते। तो ये मिसाल बड़ी काम की मिसाल है और ये हकीकतन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि काफ़ी ओल्ड एज होम विज़िट किए हैं और वहाँ पे सब लोग लावारिस नहीं होते। वहाँ पे 90% 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके वारिस मौजूद होते हैं, और वो वारिस उनकी औलादें भी होती हैं, उनके अपने भाई बहन, कोई ऐसे सगे रिश्ते जो उनको रख कर एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए और अपने सर पे से बोझ उतारने के लिए वो ऐसे ओल्ड एज होम के सुपुर्द कर देते हैं। ये बच्चे, इनका जो ज़हन है ना इस उम्र में आकर 60 से अबव, ये बच्चों वाला हो जाता है। तो अभी ये बच्चों की तरह ज़िद करते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये। अभी हमारे जो हमने रखे हुए वॉलंटियर वो जाते हैं बाज़ार में, अभी एक चीज़, अभी कल एक बंदे को उनको दही ला के दिया, तो अब वापस आया, वो आया तो उसे बोला नहीं इसमें मलाई नहीं है, तो अभी 100 रुपये का दही लेगा, बोले नहीं वापस जाओ, और दोपहर में फिर वो गया, बोले नहीं मलाई नहीं है, तो तुमने मलाई निकाल के खा ली है पता नहीं। तो हालांकि बेचारा वो उसमें तो क्या मलाई क्या खाएगा भाई। तो इसलिए उनके ज़हन जो है बच्चों वाले होते हैं, तो जो घर वाले होते हैं वो ये बच्चे आगे से वो उनके पास टाइम नहीं होता, सेल्फिश हैं सारे लोग, तो वो फिर वो अभी जैसे ये अब मैं डिस्कस कर रहा था, अभी अभी ये लेडी बैठी होती है, इनको वो बेचारी को किसी का यूरिन का प्रॉब्लम है, इस उम्र में कुछ कोई प्रॉब्लम है, खड़े खड़े निकल जाता है, पोटी निकल जाती है, तो फिर वो घर में उनका वो बोलती हैं नहीं ये गंद कर रही है, ये इनको पता ही नहीं है, कभी उस कमरे में हमारे बेडरूम में घुस जाती हैं, तो वो फिर अपनी वो मांगते हैं, प्राइवेसी मांगते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास छोड़ जाते हैं, चलो यार ये साइड में है, तो कम से कम हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे ना। अफसोस होता है इस तरह की बात सुन के कि अपने सगे माँ बाप के हाँ, लिए बंदा ये सोचे कि भाई ये हमें डिस्टर्ब ना करें और हमारी लाइफ में जो है वो हमें परेशान ना करें, हमारी प्राइवेसी ख़त्म ना करें, हमारे सुकून को बर्बाद ना करें, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यही माँ बाप होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी हाँ, ज़िंदगी का सुकून ख़त्म करके हाँ, हाँ, औलादों को परवान चढ़ाया होता है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि अपने माँ बाप के साथ रहें, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है अपनी औलाद के साथ रहना, अपने घर में रहना, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर चुके होते हैं। आखिर के चंद साल या चंद दिन वो चाहते हैं कि औलादें हमारे लिए जी लें, थोड़ी सी खिदमत कर लें, और यही आपका ज़रिया बख्शिश होता है।